मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और इस चैनल के माध्यम से मैं प्रयास कर रहा हूँ किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सके। आज मैं अपने रिसर्च फील्ड पे से ही वीडियो बना रहा हूँ जहाँ हम रिसर्च अपनी करते हैं। और ये हमारे गेहूं के रिसर्च फील्ड हैं। और इनमें हमने बहुत सारे ट्रीटमेंट देख रहे हैं, बहुत सारी रिसर्च हम कर रहे हैं। और यहाँ हमने जो वीड्स को कंट्रोल करने के लिए शुरू में हमने दवा डाली थी क्लोरोडेनाफॉप प्लस एमएसएम जो दवा आती है, उसका हमने प्रयोग किया था। और उस दवा के प्रयोग से लगभग सभी वीड्स कंट्रोल हो गए थे। और ये दवा बहुत इफेक्टिव है, बहुत सारे खरपतवारों को नियंत्रित करती है। इस पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। क्लोरोडेनाफॉप प्लस एमएसएम एक बहुत अच्छी दवा है। बाजार में कई नामों से आती है, अलग अलग कंपनियों में अलग अलग नाम है। और बहुत अच्छी दवा है जो कई प्रकार के खरपतवारों को नियंत्रित करती है। जब हम किसी हर्बिसाइड का हम प्रयोग करते हैं, खरपतवार नाशी का, तो कुछ वीड्स नहीं मर पाते हैं। या तो वहां तक दवा नहीं पहुंच पाती है, या दवा का असर कम हो जाता है, या हमारा दवा डालने के बाद कुछ हमारे पांव पड़ जाते हैं, या वहां दवा की लेयर हट जाती है। बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं कि दवा का प्रभाव वहां तक ना पहुंचे या हमारी नोजल ना पहुंचे, तो वहां कुछ वीड्स उग आते हैं। तो आप अगर यहाँ आप देखें तो यहाँ आप देखेंगे फेलिस माइनर उगा हुआ है, जिसे हम मंडूसा और गेहूं का मामा भी हम कहते हैं। बहुत कॉमन वीड है। लेकिन अगर आप पूरे खेत को व्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ बहुत कम है फेलिस माइनर। लगभग ना के बराबर है, लेकिन कुछ जगह पे ये निकल आया है। अब ये जो फेलिस माइनर निकला है, अब ये दवा के प्रभाव से बच गया है, या यहाँ तक दवा नहीं पहुंची, या दवा की डोज कम हुई, कुछ भी हो, ये चल गया और इसने अपना बीज बनाना शुरू कर दिया। अब अगले सीजन में हम गेहूं बोएं और फेलिस माइनर की समस्या कम हो जाए या ना आए, उसके लिए भी आपको एक बहुत प्रयास करना होगा। और वो प्रयास ये है कि ये जो फेलिस माइनर निकला है, अगर आप देखिए, ये इसके बीज बनते हैं, ये इसके बीज हैं। हर उसमें एक बीज बनेगा। जो अभी बीज मैच्योर नहीं हुआ है, बीज बन चुका है, ये इसका फूल है। और शुरू में बिल्कुल गेहूं जैसा लगता है, पकड़ में नहीं आता है। आप देखिए गेहूं के पौधे के साथ ही ये चल रहा है, पकड़ में नहीं आ पा रहा है शुरू में। अब जब ये बना है तब हमको समझ में आ रहा है ये फेलिस माइनर ऊपर निकल के आया है। और इस समय ये जो बीज ये बने हैं, आप ये देखिए, मैं दिखा रहा हूं ये, लेकिन ये बीज अभी मैच्योर नहीं हुए हैं। अब आप समझ लिए कि इसकी एक इसमें फूल में, एक बाली में इसकी फेलिस माइनर कितना हजारों बीज बन रहा है। अब जब यही बीज मैच्योर हो जाएगा और हवा के साथ फैलेगा तो ये पूरे खेत में फैल जाएगा। आप समझ सकते हैं केवल एक इसी से हजारों बीज बन रहे हैं फेलिस माइनर के, जो पूरे खेत में फैलेंगे। फिर आपको बहुत दवाई लगानी पड़ेगी, फिर इसको आपको रोकना पड़ेगा, तो ये समस्या बन जाएगा। तो आपको अभी से प्रयास करना होगा कि अगले वर्ष हमारे खेत में फेलिस माइनर की समस्या ना हो। उसके लिए आप क्या करें, अपने खेत की विजिट करें, और जो ये फेलिस माइनर निकल गया है, आप इसको पकड़ें। और इसको वैसे तो आप काट सकते हैं ऊपर से, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप इसको उखाड़ने, नीचे से तोड़ने की कोशिश करें। तो आपको दो तीन फायदे होंगे। एक तो पता चल जाएगा इसका गेहूं से किस प्रकार से ये अलग होता है, इसके इंटरनोड लंबे रहते हैं, और ये सफेद सा, मतलब आप देखेंगे गेहूं से शुरू में तो गेहूं जैसा लगेगा, और इसको आप अलग करेंगे तो गेहूं से अलग पहचानने में भी आपको इसको फायदा मिलेगा। और इस तरह के हमने इकट्ठे आप कर लीजिए, निकाल निकाल के। और चूंकि ये खेत में पहले हमने सिंचाई दी थी तो निकल आ रहा है आसानी से, तो बीच में से टूट के भी आ जाएगा। जो ये फैलता है वो इसके तने से नहीं फैलता है, नीचे जड़ से नहीं फैलता है। जैसे दूब घास है या मोथा है, वो नीचे जड़ से फैलती है, उससे नहीं फैलेगा। ये फैलेगा ये बीज बनने से। तो आपको क्या करना है, ये निकाल करके हम इसको निकलवा रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे जो है हमारे कृषि श्रमिक लगे हुए हैं इसको निकालने में। और ताकि हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका एक पौधा भी बहुत बीज बना सकता है। तो आप इसको निकाल लीजिए और एक जगह इकट्ठा करके आप इसको गड्ढे में डाल दीजिए और उसको गड्ढे में दबा दीजिए। तो ये आपको वहीं रहेगा, जो बीज बन भी गया होगा वहीं पड़ा रहेगा, फिर वहां सड़ जाएगा, और फिर ये आपके खेत में समस्या नहीं करेगा। तो अगले वर्ष आपके खेत में समस्या ना आए, इसीलिए आपको इस साल से ही प्रयास करना होगा। कभी कभी क्या होता है कि जब हम हर्बिसाइड डालते हैं, शाकनाशी डालते हैं, और उससे वो पड़ने के बाद भी वो ना मरे, जैसे कि ये फेलिस माइनर ये नहीं मरता है, मान लीजिए ये दवाई डालने के बाद भी नहीं मरा और इसका बीज बन गया, तो अगले साल जब इससे जो पौधे बनेंगे फिर वो दवाई से नहीं मरेंगे। तो ये घास में समस्या आ जाती है, हम एक ही दवाई को डालते हैं और वो घास बच जाए, या वो डोज कम पड़े, या उसमें सहने की क्षमता आ जाए, तो इसके जितने बीज बन रहे होंगे सब में दवाई सहने की क्षमता आ जाएगी। तो इसने जितने बीज से पौधे बनेंगे फिर वो अगले साल दवाई से नहीं मरेंगे,
आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी। डोज बढ़ाने से दो नुकसान होंगे, एक तो खेती का खर्चा बढ़ेगा, दूसरा गेहूं पे भी वो दवा असर डालती है। ऐसा नहीं है कि शाकनाशी हर्बिसाइड फसल पे असर नहीं डालते हैं, फसल पे भी असर डालते हैं, लेकिन उसकी डोज को हम नियंत्रित करते हैं, इस कारण से वो असर नजर नहीं आता। अगर उसकी डोज बढ़ा देंगे, मात्रा बढ़ा देंगे, तो फसल को भी नुकसान करेगी। तो हमको बहुत नुकसान हो जाते हैं। इसी कारण से इन खरपतवारों के अंदर शाकनाशी हर्बिसाइड की अगेंस्ट रेसिस्टेंस ना आ जाए, प्रतिरोधक क्षमता ना आ जाए, इसलिए आपको ऐसे खरपतवारों को निकालना बहुत जरूरी है। तो ये समस्या आ जाती है कि हम हर्बिसाइड डालते हैं और हर्बिसाइड डालने के बाद, शाकनाशी डालने के बाद वो पौधा बच गया, उसने फिर बीज बनाए, वो बीज फिर अगले साल दवा से नहीं मरेंगे। तो आपको अपना खेत अच्छा रखना है, आपको अपना अच्छा उत्पादन लेना है, खेती का खर्चा बचाना है, तो आपको ये प्रयास करना पड़ेगा। हालांकि इसमें बहुत समय नहीं लगेगा। आप अपने खेत का निरीक्षण करेंगे, जहां जहां आपको आ रहा है आप इसको ऊपर से उखाड़ते चलिए। तो ये देखिए, आप देखेंगे कि इस खेत में कोने पे ही आप देखेंगे ज्यादा है, बीच में आप देखेंगे नहीं है। ये समस्या कोनों पे ज्यादा आएगी। उसका कारण ये रहता है कि जब स्प्रे करते हैं हम, या जिससे हम स्प्रे करवा रहे हैं, वो खेत में तो करते हैं, लेकिन जो कोने की जो जगह बचती है, वहां उतना स्प्रे नहीं आ पाता है। मेड़ के किनारे का स्प्रे नहीं हो पाता है। इसलिए हमको स्प्रे करते समय मेड़ों को भी कवर करना चाहिए, क्योंकि हमने क्या किया था, खड़े गेहूं में इसका स्प्रे किया। तो जब हम खड़े गेहूं में स्प्रे करते हैं तो कोने की जगह छोड़ देते हैं, तो उन कोनों पे फिर खरपतवार आ जाते हैं, उससे सीड प्रोडक्शन होता है, वो पूरे खेत में फैलते हैं। तो जब अगली बार आप स्प्रे करें तो इस बात का ध्यान रखें कि जो मेड़ है उस पे भी आप ध्यान रखें, वहां भी आपको डालना है। तो आप ये देखेंगे कि किनारों पे हमें ज्यादा समस्या नजर आ सकती है। तो ये हम प्रयास कर रहे हैं कि हम सारा इसको निकाल लें। और ये इसके बाद अगर आप निकालते हैं, आप देखिए इसमें फ्लावर आ रहा है, देखिए ये सफेद सफेद इसमें फूल है जो इसमें फर्टिलाइज करेगा। अगर ये अभी सीड बन के मैच्योर हो गया, परिपक्व हो गया, फिर इसके निकालने में कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये उड़ उड़ के जाता रहेगा खेत में। तो ये सही स्टेज आप इसको निकाल लीजिए, क्योंकि अब ये फैलिस वानर पहचान में आ जा रहा है। इससे पहले पहचान में नहीं आ रहा था, गेहूं के बीच में हम निकाल भी नहीं सकते हैं। जब ये ऊपर को निकलता है, फली ये जैसी फूल छोड़ता है, आप इसको तुरंत निकालना शुरू कीजिए। अब ये फूल बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीज जहां इसमें बन गया एक बार, फिर इसको छूट जाएगा, ये हवा में फैल जाएगा, तो फिर इसको निकालने में कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए आप ये प्रयास करें, अपने खेत का निरीक्षण करें। फेलिस माइनर ये बहुत समस्या है गेहूं में, और इस समस्या के समाधान के लिए हमें लगातार प्रयास करने पड़ते हैं। अगले वर्ष ये समस्या कम हो या ना हो, इसी कारण से आपको ये गेहूं की जिसमें फसल पक रही है, विशेष रूप से ध्यान रखें, और ऐसे खरपतवार जो समस्या करते हैं उसको निकालें, उसको बीज बनने से पहले निकाल दें। ना केवल फेलिस माइनर, दूसरे जो खरपतवार है उसको भी निकाल दें, ताकि उसका बीज ना बन पाए और वो समस्या ना आए। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। इसी प्रकार की चर्चा के लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूँ, खासतौर से किसान भाइयों के लिए है, आप उसको देखिए। बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, उनको भी आप देखिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।